नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट 2023-24 पर चर्चा करेंगे। अगर हम बजट की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि एक परिवार से लेकर किसी देश की सरकार के आय एवं व्यय का लेखा जोखा। वहीं अगर हम सरकार के संदर्भ की बात करें तो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। यह जो शब्द बजट है यह एक प्रचलित शब्द है या शब्दावली है, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से हम बात करें तो संविधान में बजट के बजाय वार्षिक वित्तीय विवरण यह शब्दावली दी गई है। अब हमने अगर संविधान की बात की कि जो बजट प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वह एक संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार और 202 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है। तो यहां जो हम चर्चा करने वाले वह संघ सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है बजट 2023-24 उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत मैक्रो इकोनॉमी या बृहत अर्थव्यवस्था को बनाने में आखिर वो कौन कौन से मूल तत्व हैं जिनसे उनको मदद मिली है। सबसे पहली बात यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें और इसके ग्रोथ रेट की बात करें तो वह ग्रोथ रेट कितना है, तो इस वर्ष जो मौजूदा वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 7% की दर की बात की जा रही है। और इसमें सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि यह जो ग्रोथ रेट है जितनी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सारी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब राजकोषीय समेकन की अगर हम बात करें तो कोविड महामारी के बाद जो आर्थिक मंदी आई थी या जो आर्थिक क्रियाकलाप में सुस्ती आई थी और उसका असर जो सरकार के राजकोषीय प्रबंधन पर पड़ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि राजकोषीय प्रबंधन मजबूत होता चला जा रहा है या राजकीय समेकन मजबूत हो रहा है। वह इसलिए क्योंकि जो राजकोषीय घाटा है बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2023-24 में इसके लगभग 6% के आसपास रहने की संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी की, तो जीएसटी का मासिक राजस्व लगभग कितने के आसपास बना रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना रहा। यह डेटा सकारात्मक है, वह इसलिए क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका मतलब यहां पर यह है कि कोविड के बाद बाजार में मांग बढ़ रही है, इसलिए जीएसटी का संग्रह बढ़ रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात वह किससे, बैंकिंग से संबंधित। बैंक के संदर्भ में यह बात देखी जा रही है कि जो बैंक है उनका जो एनपीए है वह धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, उसमें कमी आती चली जा रही है और बैंक के एसेट्स की जो क्वालिटी है उसमें सुधार होता जा रहा है। और यह बात देखी जा रही है कि सितंबर 2022 में जो एनपीए है वह 5% पर आया। फिर अगर हम आगे देखें कि हमारे पास कितना पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, तो आंकड़ों के अनुसार भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है जिससे कि 9 महीनों के आयात की व्यवस्था की जा सके। मतलब यह अच्छी स्थिति में बताई जा रही है विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को। और फिर एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय की, तो उसमें 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और 4 गुना की यह बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि सरकार के द्वारा जो ऋण लिए गए हैं उस ऋण का जो प्रयोग किया गया है वह पूंजीगत पर किया गया है, पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा किया गया है। इसका मतलब यह है कि उससे रिटर्न वापस होना है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। अब यहां पर देखिए कि जो बजट 2023-24 यह जो प्रस्तुत किया गया उसमें 7 प्राथमिकताएं दी गई है और इन 7 प्राथमिकताओं के लिए एक नाम दिया गया वह है सप्तर्षि। यह बात कही जाती है कि अमृत काल के दौरान मतलब 2023 से 2047 तक के बीच ये जो 25 वर्ष की अवधि है, इस 25 वर्ष की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा देने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, वो सप्तर्षि करेंगे। वो सप्तर्षि आखिर हैं कौन कौन? पहला समावेशी विकास, दूसरा आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा क्षमता का विकास, पांचवां हरित विकास, छठा युवा शक्ति और सातवां वित्तीय क्षेत्र। ये हैं सप्तर्षि या 7 ऋषि जो अमृत काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल दिशा देंगे बल्कि उसकी दिशा को भी मजबूत करेंगे। आइए एक एक कर देखते हैं। देखिए,
अब यहां पर यह बात है कि जो अमृतकाल है, उस अमृतकाल के लिए आखिर क्या विजन है, मतलब अगले 25 वर्ष के लिए क्या विजन है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह की जाती है कि ना केवल हम एक समावेशी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। समावेशी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उस आर्थिक क्रियाकलाप में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करना। उसके साथ ही साथ यहाँ पर यह है कि यह समावेशी अर्थव्यवस्था क्या होगी, सशक्त होगी। मतलब ये कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूती के साथ सामने रखेंगे और जो भी विकसित देश हैं उन देशों के समान ही हमारे आर्थिक क्रियाकलाप में तेजी आएगी। अब इसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया है कि युवा वर्ग पर विशेष जोर दिया जाएगा। मतलब ये कि विशेष अवसर उनके लिए होगा। वह इसलिए क्योंकि भारत अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से चल रहा है, मतलब जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में है। इसका मतलब यहां पर यह है कि भारत में श्रम बल का हिस्सा अभी ज्यादा है आश्रित जनसंख्या के अनुपात में। दूसरा, अब ये युवा वर्ग है, इनके लिए क्या होगा, रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। मतलब ये कि नए नए रोजगार के अवसर आएंगे और ये जो अवसर आएंगे उसमें विविधता होगी। मतलब ये कि देश की आबादी में अगर हम देखें तो कुशलता का एक मिश्रित रूप है। वह इस तरीके से कि हमारी जो आबादी है श्रम बल, उसमें अगर हम देखें तो आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा अभी पूर्ण रूप से कुशल नहीं है, मतलब अकुशल है, कुछ अर्धकुशल है और कुछ कुशल है। तो रोजगार का एक ऐसा स्वरूप देना जिसमें कि सबके लिए रोजगार के अवसर मौजूद हो सके। और फिर एक कि मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारा इन्वायरमेंट है वह काफी मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर है कि राजकोषीय समेकन, मतलब फिस्कल कंसोलिडेशन, मतलब सरकार के राजकोषीय घाटे की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो मुद्रास्फीति है उसकी भी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। मतलब यहां पर मुद्रास्फीति नियंत्रण होनी चाहिए जो 2 से 6% के बीच में है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यापार घाटा है वह व्यापार घाटा भी संतुलित स्थिति में रहनी चाहिए। अभी अगर हम देखें इंडिया एट 100, मतलब भारत एट 100 तक की यात्रा, इसमें यह बात कही जा रही है कि 4 ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, 4 ऐसे अवसर हैं जो बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग हो सकते हैं, रूपांतरकारी हो सकते हैं। कैसे, वो देखिए। पहली बात यहां पर ये हो रही है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। वो कैसे, तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत 81 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें बड़े उत्पादन उद्योगों में परिवर्तित करना। और वह जो उत्पादन में परिवर्तित किया जाएगा इसमें संबंधित कौन होंगी, इसमें महिलाएं संबंधित होंगी। मतलब यहां पर यह है कि महिला को एक बड़े उद्यम समूह में परिवर्तित करना सेल्फ हेल्प ग्रुप से। वहीं दूसरी तरफ यहां पर यह देखिए कि पीएम विकास जैसी योजना की बात की जा रही है। पीएम विकास का मतलब है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जैसे अभी हमने बात की कि हमारी आबादी में बहुत सारे ऐसे भी लोग मौजूद हैं या श्रम बल मौजूद हैं जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक रूप से कारीगरी है और हस्तशिल्प जैसी कला में वो पारंगत है। अब यहां पर पीएम विकास के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि ऐसे लोग जो पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, इन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी, एक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको नई नई जानकारी दी जाएगी ताकि पारंपरिक ज्ञान तो रहे ही, उसके अलावा समय के साथ जो उनकी कुशलता में तेजी आनी चाहिए वह कुशलता में तेजी भी आए ताकि इनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़े। और ये जब दोनों चीजें बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। फिर आगे पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं यह बात सही है कि अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चयनित स्थल और चयनित स्मारक ही हैं। सरकार का यह कहना है कि अगर चयनित स्थल और चयनित स्मारक तक ही अपने पर्यटन को अगर हम बांध कर रखते हैं तो केवल उस क्षेत्र में या उस स्थल के आसपास रहने वाले लोगों को ही उससे फायदा होगा। जबकि इस देश में जिसे अनेकता में एकता की बात कही जाती है, यह देश जो काफी विविध है, यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जो दर्शनीय हैं, कई ऐसे स्थल हैं जो दर्शनीय हैं। इसका मतलब है कि वह भी एक बेहतर पर्यटक क्षेत्र में परिवर्तित हो सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार यह कह रही है कि पर्यटन के नए नए अवसर और नई नई संभावनाओं को खोलना, नए नए स्थलों को सूची में लाना और नए नए स्मारकों को सूची में लाना ताकि लगभग हर एक क्षेत्र जो दर्शनीय है, जो घूमने योग्य है, वहाँ के लोगों को इस पर्यटन से लाभ मिल सके। और फिर यहाँ पर एक बात होती है किसकी, ग्रीन डेवलपमेंट की, हरित विकास की। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना यह जरूरी है ताकि सतत विकास हो सके, संधारणीय विकास हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके।
यह तभी संभव है जबकि हमारी टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी होगी या ग्रीन बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी। इसका मतलब है कि हमें जीवाश्म ईंधन से अपने आप को बदल कर लाना है, कहाँ पर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तरफ। और यहाँ पर उसी की बात हो रही है, हरित विकास की अवधारणा को अपनाना। अब हम बात करते हैं किसकी, कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना, कोई पीछे ना छूटे। इसका मतलब है कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक हमारी सारी सुविधाओं को पहुंचाना और उन व्यक्ति को उसमें शामिल भी करना, दोनों चीजें करनी होगी। मतलब यह केवल यह नहीं है कि आपने सुविधा वहां तक पहुंचा दी, बल्कि यह भी जरूरी है कि उन सुविधाओं का उपभोग वह व्यक्ति करे। अगर इसमें हम देखें तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री अति संवेदनशील अनुसूचित जनजातीय समूह, इनसे संबंधित एक विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी। हालांकि इसकी शुरुआत पहले भी हुई है। अगर हम जनजातीय मंत्रालय की बात करें, जो वाजपेयी सरकार थे उसमें जनजातीय मंत्रालय का गठन किया गया था, उसका भी उद्देश्य यही था कि आखिरी व्यक्ति को समाज में जो चल रही गतिविधि है, आर्थिक क्रियाकलाप है, उसमें उसको शामिल करना। और इसको और व्यापक रूप दिया जा रहा है किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के अंतर्गत। फिर अगर हम देखें कि कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता। अब इसका मतलब यहां पर यह है कि जो यह क्षेत्र है यहां पे सूखे के कारण दिक्कत आ रही है और वहां पर आजीविका की दिक्कत आ रही है। उस आजीविका की दिक्कत को दूर करने के लिए जो माइक्रो इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन का मतलब यहां पर है कि चाहे वो टपकन सिंचाई की विधि हो, चाहे स्प्रिंकलर छिड़काव की विधि हो, इस तरह की सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था को वहां पर लाना। उसके अलावा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसमें कि प्रावधान यह है कि जो जनजातीय वर्ग से बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर आवासीय स्कूल की स्थापना की गई है, वहाँ पर वो पढ़ते हैं। और उसमें यहाँ पर ये बात हो रही है कि 38,800 अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मतलब यहाँ पर ये है कि उन बच्चों को आगे आने वाले समय में एक कुशल युक्त शिक्षक मिलेंगे। फिर अगर हम आगे देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लाया कब गया था, जब कोविड महामारी आई थी। और अब सरकार यह कह रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। इसका अर्थ यहां पर यह है कि अगले 1 वर्ष के लिए इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने हैं सरकार से अन्न प्राप्त करने के लिए। फिर आप यहां देखिए कि एक योजना है भारत श्री योजना। भारत श्री योजना का उद्देश्य क्या है कि लगभग 1 लाख जो प्राचीन पांडुलिपि हैं उन प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना। अब ये डिजिटलीकरण करने का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण करने से उनको संरक्षित किया जा सकेगा और दीर्घ अवधि के लिए इनको सुरक्षित रखा जा सकेगा। साथ ही साथ इनकी पहुंच को आसान बना दिया जाएगा। अगर विश्व के किसी भी कोने से अगर कोई भी व्यक्ति इस प्राचीन पांडुलिपि तक अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है, उसे पढ़ना चाहता है, तो डिजिटलीकरण के माध्यम से क्या होगा कि वह आसानी से उसको पढ़ सकता है। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके आउटलेट में 66% की वृद्धि की गई है। मतलब यहां पर यह है कि पहले की तुलना में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को जो राशि दी जाती है वह ज्यादा दी जाएगी। उसके अलावा आगे हम देखें अवसंरचना की मास्टर सूची। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि 2047 तक जो हमें अवसंरचना का विकास करना है, तो बेहतर अवसंरचना के विकास के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक मास्टर सूची हो, ताकि उस मास्टर सूची की हम क्या कर सके, एक समीक्षा कर सके। तो इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति उस मास्टर सूची की समीक्षा करेगी। फिर यहां पर रेलवे के लिए ये क्या करें कि 2.4 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया है। यहां पर यह रोचक बात है कि 2013-14 की अगर वहां से हम कंपैरिजन करें तो यह 9 गुना ज्यादा पूंजीगत परिव्यय है। पूंजीगत परिव्यय का मतलब यहां पर यह है कि जो रेलवे है इसमें ना केवल नई नई रेलवे लाइनें बनेगी, बल्कि रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसका विद्युतीकरण किया जाएगा, रेल के डब्बे जो बनाए जा रहे हैं उसके लिए नई नई फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी। तो यह रेलवे के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की भी पहचान की गई है। साथ ही साथ जो पहले से मौजूद हमारे पास हवाई अड्डे हैं, हेलीपोर्ट्स हैं, वाटर एरोड्रम है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। इसकी संख्या 50 से ज्यादा है। और फिर एक बात यह देखी गई है
कि तटीय क्षेत्रों में जो नौवहन सेवा दी जाती है उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है दोनों मामलों में। दोनों मामलों का मतलब यहाँ पर यह है कि न केवल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, बल्कि अगर हम वस्तु को भी ढोने की बात करें तो उस मामले में भी उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। और उसी क्षमता के दोहन करने के लिए तटीय नौवहन को सरकारी और निजी इन दोनों भागीदारी के जरिए उसको बढ़ाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश के संदर्भ में। इसका अगर हम देखें कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। देखिए इसमें क्या बात की गई है कि सरकार के द्वारा अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट से संबंधित एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसमें 33.4% उसमें वृद्धि की गई है। मतलब ये बात कही जा रही है कि पिछले अगर 4 साल की बात करें तो इसमें 3 गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि 2019-20 में यह 11% था और हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि यह 33% के आसपास है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बात की कि यह क्या करता है कि जब भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, पूंजीगत व्यय करते हैं, तो इससे ना केवल पूंजी का सृजन होता है बल्कि साथ ही साथ रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होता है। उसके अलावा यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निजी निवेश होती है और निजी निवेश किए जाते हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको सूचनाएं चाहिए होती है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। उसमें सहायता देने के साथ साथ अन्य सहायता को उपलब्ध कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट की बात की जा रही है। फिर RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका गठन किया गया है ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर अवसंरचना के विकास के लिए। ठीक उसी तर्ज पर यहां हम क्या देख रहे हैं, UIDF मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना के द्वारा क्या किया जाएगा, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के जो शहर हैं उसमें शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। मतलब यहां पर यह है कि जो शहर हैं वो शहर की संरचना ऐसी होनी चाहिए जो धारणीय हो, जो सस्टेनेबल हो। मतलब ये कि जो शहर है वो ना केवल वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उनकी आवश्यकताओं का मतलब उनके पेयजल की पूर्ति करें, उनके रहने के आवास की पूर्ति करें, उनके लिए जो ट्रैफिक है उनकी पूर्ति करें, बल्कि उसके साथ ही साथ क्या होगा कि आगे आने वाले समय जब उस शहर में आबादी बढ़ेगी तो उस आबादी की भी जो जरूरतें होंगी उसके लिए भी यहाँ पर अवसंरचना का विकास UIDF के जरिए किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि राज्य सरकार को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने को जारी रखा जाएगा। मतलब केंद्र सरकार का यह कहना है कि 50 वर्ष के लिए स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार जो ऋण देगी वह जो ऋण है वह ब्याज मुक्त ऋण होगी। अब हम बात करते हैं कि सक्षमता को कैसे हम बात करेंगे, एफिशिएंसी या कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो यह जनरली किससे संबंधित है, यह संबंधित है सुशासन से, मतलब गवर्नेंस से। अब यहां पर देखिए ये कि बेहतर गवर्नेंस के लिए क्या क्या काम किया गया है। तो पहली बात तो ये कि व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए जो कंप्लायंस होते हैं वो जो 39,000 जो अनुपालन करना ही करना है, उस 39,000 से ज्यादा अनुपालनों को कम किया गया। मतलब यहां पर यह है कि जो व्यापार करने वाले जो वर्ग होते हैं उनके लिए जो अब कंप्लायंस करने की सीमा वो काफी घट गई, नियम कानून को जो फॉलो करने की बात होती है वो काफी घट गई है। इससे कानून की जटिलता जो है वो काफी कम हुई है। साथ ही साथ 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। ये जो काम किया गया है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किया गया है। उसके अलावा 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। ये दोनों चीजें किससे जुड़ी है, गवर्नेंस से जुड़ी। उसका और बेहतर गवर्नेंस के लिए क्या किया जा रहा है कि जो 5G आधारित एप्लीकेशन है उसको विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थाओं में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय डेटा नीति को लाने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय डेटा नीति के संदर्भ में यह बात कही जा रही है कि जो स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग हैं, साथ ही साथ जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनमें नवाचार
और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह राष्ट्रीय डेटा नीति लाई जा रही है, ताकि वह हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो रिसर्च अच्छा करते हैं, जिनमें नवाचार की प्रवृत्ति होती है, लेकिन क्या होता है कि वो अज्ञात में चले जाते हैं, उनसे संबंधित डेटा सरकार के पास नहीं आ पाता है। राष्ट्रीय डेटा नीति इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेगा। इस उद्देश्य के साथ इसको सरकार के द्वारा लाया जाना है। वहीं यह बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति के पहचान होते हैं और जो पते होते हैं उसको अपडेट किया जाएगा। और यह कैसे संभव होगा? तो जो डिजी लॉकर है और आधार, इसके द्वारा पहचान और पते को अपडेट करने की बात की गई है, और किसके माध्यम से? वन स्टॉप समाधान के माध्यम से। फिर वहीं अगर हम आगे बात करें सक्षमता को सामने लाने से ही संबंधित, तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि जो प्रशासन है वो प्रशासन क्या हो? वह पारदर्शी हो, साथ ही साथ वो प्रशासन जवाबदेह भी हो और उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाए जनता के प्रति, क्योंकि इसी से जनता का विश्वास प्रशासन की तरफ बढ़ता है, प्रशासन की ओर बढ़ता है। यहां पर यह बात हो रही है कि न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए जो ई कोर्ट या ई न्यायालय है उसके फेज 3 को शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक है विवाद से विश्वास 1, विवाद से विश्वास 2। अगर हम इसको संपूर्ण रूप में देखें तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की ने जो बिडिंग की थी, जो उन्होंने बोली लगाई थी कोविड के समय में, और मान लें कि उन्होंने जो बिडिंग लगाई उन्होंने राशि दी, लेकिन कोविड के दौरान उनके उद्योग धंधों पर असर पड़ा, उनके लाभ पर असर पड़ा। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि सरकार और सरकारी उपक्रम के द्वारा उनके 95% राशि को क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा जो बिडिंग की गई, जो बोली लगाई गई, उसमें से 95% जो राशि है वह इनको वापस कर दी जाएगी। इससे उनका जो वित्तीय स्वास्थ्य है वह काफी बेहतर होगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उनका वित्त पोषण होगा इससे। फिर इससे न केवल उनके द्वारा जो उत्पादन की क्रियाकलाप है, उत्पादन की प्रक्रिया है, उसमें तेजी आएगी और फिर इसका एक रिपल इफेक्ट होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और आगे हम यहाँ देखें तो एक बात ये कही जा रही है कि जो हमारे पास दुर्लभ संसाधन है, उस दुर्लभ संसाधन के आवंटन के लिए जो हमारे पास चुनिंदा स्कीम है, उनके वित्त पोषण को इस आधार पर नहीं देखा जाएगा कि हमने उसमें कितने पैसे लगाए, इस आधार पर देखा जाएगा कि उसका परिणाम क्या है, उसका आउटकम क्या है। मतलब यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि कुछ चुनिंदा स्कीमों के आउटकम्स पर यहाँ पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। एक और भी बात कही जा रही है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, दूसरा कि जो बड़े व्यवसायी हैं वो, और जो ट्रस्ट है, इनके जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन स्टोर करने और फिर उसको साझा करने के लिए एक निकाय डिजी लॉकर को स्थापित किया जाएगा। इसका फायदा यहां पर यह है कि जब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और जो बड़े व्यवसाय से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं और साथ ही साथ जो ट्रस्ट है, उनके जब रिकॉर्ड एक स्थान पर रहेंगे, तो चाहे वो वित्तीय संस्थान हो, चाहे वो प्राधिकरण हो, चाहे वो नियामक संस्थाएं हो, तो उनके लिए इनके रिकॉर्ड को देखने में काफी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कृषि और सहकारिता के संबंध में। कृषि के संदर्भ में जो यहाँ पर समावेशी विकास की जो अवधारणा रखी गई, उसमें यह बात कही गई है कृषि क्षेत्र को वित्त वर्ष 2022 में 186 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। साथ ही साथ यहां पर यह बात हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए एक कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। इस कृषि वर्धक निधि की स्थापना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण युवा जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या जो इनोवेशन करना चाहते हैं एग्रीटेक सेक्टर में, उनके लिए जो वित्त की व्यवस्था है वो वित्त की व्यवस्था की जाएगी इस कृषि वर्धक निधि से। उसके अलावा बागवानी फसलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम को भी लाने की बात हो रही है। साथ ही साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा है। हालांकि पीएम मत्स्य संपदा, इसके द्वारा मत्स्य पालन को पहले से ही सरकार प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन यहां पर यह बात हो रही है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य है। उसके बाद यहां पर यह बात कही जा रही है कि देश में जो भंडारण क्षमता है, जो प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी है, उसमें बढ़ोतरी की बात की जा रही है। वो भी कैसे? वह डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य यहां पर यह है कि भारत के पास जो अभी प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जितनी हमारे पास उत्पादन होता है उससे काफी कम है। उसका नुकसान होता है। उसका नुकसान यह होता है कि सरकारी खरीद के द्वारा
उन कृषि उत्पादन को अपने पास सरकार ले तो आती है, लेकिन उसको भंडारित करने की क्षमता नहीं होने के कारण वह उत्पादन बर्बाद होता है। इसलिए इस अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण करने का सरकार का उद्देश्य है कि न केवल भंडारण क्षमता में वृद्धि करना, बल्कि भंडारण क्षमता का विकेंद्रीकरण भी करना, ताकि अलग अलग क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी भंडारण गृह के प्रति जो उनकी पहुंच है वह पहले की तुलना में आसान हो जाए और नजदीक हो जाए, ताकि उनकी लागत जो उत्पादन की है वह कम हो जाए, क्योंकि परिवहन की लागत घट जाएगी। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है वह है मोटे अनाज के संदर्भ में, मतलब मिलेट के संदर्भ में, और उसके लिए जो नाम दिया गया वो नाम क्या दिया गया, श्री अन्न। बजट में यह बात कही गई है कि श्री अन्न या मोटे अनाज या मिलेट के मामले में भारत को एक वैश्विक हब के रूप में रखना है, मतलब ये कि वैश्विक हब होगा। हमें यह पता है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है और सरकार का उद्देश्य यहां पर यह है कि बाजरा, ज्वार, रागी, कुट्टू, इन फसलों के उत्पादन के मामले में भारत की क्षमता और ज्यादा बढ़े, क्योंकि हमें यह पता है कि अगर हम मिलेट्स की बात करें तो वैश्विक स्तर पर हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। इसका मतलब हमारी क्षमता इसके मामले में काफी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में, जो समावेशी विकास के ही अंतर्गत आता है, तो वित्त वर्ष 2023 में, मतलब मौजूदा वित्तीय वर्ष में, जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किया गया है। यहां पर बजट में यह बात कही गई है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जाएगी और इसका लक्ष्य है कि 2047 तक, मतलब अमृतकाल के यह जो अंतिम वर्ष है, इसमें एनीमिया का उन्मूलन किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया। उसके अलावा 157 नर्सिंग कॉलेजों की भी स्थापना की बात हो रही है। साथ ही साथ सरकारी और निजी दोनों संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कहां पर? चुने हुए ICMR के लैब में। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में या दवाई निर्माण के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी नए कार्यक्रम की शुरुआत की बात की गई है। अब हम बात करते हैं हरित विकास की। अगर हम हरित विकास की बात करें तो जलवायु संबंधी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की ओर हमें और अग्रसर होना है। उस दिशा में कार्य करते हुए यह बात कही गई है कि एक व्यक्ति के स्तर पर, कंपनी के स्तर पर और स्थानीय जो सरकार होते हैं वो पर्यावरण के संदर्भ में आम लोगों को जागरूक करने और उस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन उस प्रोत्साहन के लिए वित्तीय आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी और इसी वित्तीय आवश्यकता की जरूरत को हरित ऋण कार्यक्रम के द्वारा पूरा किया जाएगा और इसकी शुरुआत की घोषणा सरकार ने की है। उसके अलावा पीएम प्रणाम की घोषणा की गई, मतलब ये कि पृथ्वी माता पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम। अब इस पीएम प्रणाम का उद्देश्य यह है कि जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको यह कहा जा रहा है कि आप ऊर्जा के, उर्वरक के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करें, मतलब रासायनिक उर्वरक पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करें, ताकि जो मिट्टी की उर्वरकता है वह बनी रहे और समय के साथ साथ उसमें वृद्धि हो। साथ ही साथ गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उस अवशिष्ट पदार्थ का भी उपयोग एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाना चाहिए और वह भी एक आमदनी का स्रोत होना चाहिए। साथ ही साथ मिस्टी का मतलब यहाँ पर यह है कि तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल। तो इस मिस्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की घोषणा इस बजट में की गई है। अब हमें यह पता है कि देश में 75 रामसर साइट हैं, तो उसे देखते हुए यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो हमारे पास आर्द्र भूमि है उस वेटलैंड या आर्द्र भूमि के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा। अब इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं? युवा शक्ति की बात हो जा रही है, मतलब यह भी सप्त ऋषि में से एक ऋषि है। इस युवा शक्ति के अंतर्गत यह बात कही जा रही है कि जो अमृत पीढ़ी है, इस अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण किया जाएगा। मतलब इस अमृत काल के दौरान जो युवा शक्ति है वह एक अमृत पीढ़ी है और इसे क्या किया जाए, उसे इंपावर्ड किया जाए, उसे सशक्त किया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को चलाने की बात कही गई है। अब इसका मतलब यहां पर यह है कि अब जो कुशलता दी जाएगी वह नए समय के साथ दी जाएगी। कैसे? तो देखिए, ऑन जॉब प्रशिक्षण नंबर 1, जो जॉब में बने हुए हैं उनको बदलते तकनीक का ज्ञान देना, साथ ही साथ
नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन आदि जैसे विषय का भी प्रशिक्षण अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत दिया जाएगा। साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म के बनाने की बात की गई जिसका नाम है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य यहां पर यह है कि जो श्रम बाजार है, उस श्रम बाजार में जिस कुशलता युक्त श्रमिक की जरूरत है, मतलब ये कि श्रम बाजार में जो मांग है श्रमिकों की जिस कुशलता के साथ, उसी आधार पर युवाओं को कुशलता प्रदान करना और साथ ही साथ उनको उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और फिर इस प्लेटफॉर्म से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको भी जोड़ना है, ताकि फायदा यहां पर यह होगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सहित जो अन्य व्यवसायी हैं, जो अन्य उद्यम हैं, उन्हें आसानी से कुशल व्यक्ति मिल जाएंगे या कुशल श्रमिक मिल जाएगा। यह उद्देश्य है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का। फिर अगर हम आगे देखें तो 3 साल में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा, मतलब इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान इनकी वित्तीय मदद भी की जाएगी। उसके अलावा जैसा कि हमने देखा था, पर्यटन को बढ़ावा क्या किया गया इसमें कि 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसका फायदा यहां पर यह होगा कि इन 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों के आसपास के जो युवा हैं उन्हें नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ हर एक राज्य की जो राजधानी है वहां पर यूनिटी मॉल की स्थापना की बात की गई है। उस मॉल में कौन से उत्पाद बेचे जाएंगे, तो वहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो उत्पाद बन रहे हैं वह उत्पाद यहां बेचा जाएगा। साथ ही साथ हर एक राज्य के से संबंधित जो GI टैग प्रोडक्ट है वह भी बेचा जाएगा और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? यूनिटी मॉल के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र की। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत सरकार ने जो जो प्रस्ताव दिया है इस बजट में, बजट 2023-24 में, अगर उस पर हम देखें तो एक यहां पर बात हो रही है कि राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना। सरकार का यह कहना है कि हम एक ऐसे राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेंगे जिसका उद्देश्य यह होगा कि जो ऋण है वह ऋण सही व्यक्ति तक पहुंचे, मतलब ये कुशल प्रवाह हो, मतलब जिस व्यक्ति को ऋण जाने चाहिए उसी व्यक्ति को वह ऋण प्राप्त हो। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले और आर्थिक स्थिरता की सुनिश्चितता बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि संपूर्ण देश में जो वित्तीय सूचना है वह वित्तीय सूचना एक जगह पर केंद्रित हो। साथ ही साथ केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना करने की बात की जा रही है और यह जो केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनियां हैं उनसे संबंधित है, ताकि इनके त्वरित रिस्पांस उनके द्वारा किया जा सके। इससे उनकी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग स्टाइल है, प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, उसमें सुधार हो। उसके अलावा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी की बात की गई है। जो कॉर्पस है, जो फंड है, उसमें 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर एक नवीन योजना को चलाने की बात 1 अप्रैल 2023 से की जाएगी, यह बात बजट में की गई है। फिर हम देखें महिला सम्मान बचत पत्र। यह एक कालिक योजना है। इसके अंतर्गत प्रस्ताव यह है कि महिलाओं के लिए 2 साल की अवधि वाली एक योजना चलाई जाएगी। यह एक लघु बचत खाता योजना है जिसमें कि 2 लाख रुपए जमा करने की सुविधा होगी। यह खाता महिला या तो खुद अपने नाम पर या अपनी बच्ची के नाम पर खोल सकते हैं और इसमें आंशिक आहरण, मतलब यह है कि इस 2 साल की अवधि में अगर वो राशि निकालना चाहती है तो एक राशि, मतलब एक निश्चित राशि निकाल सकती है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकती है और इस पर 7.5% ब्याज या रिटर्न देने की बात कही गई है। वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उनके लिए जो सेविंग स्कीम्स है उसमें अधिकतम जमा सीमा जो पहले 15 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30 लाख रुपए कर दिया गया। और अगर हम बात करें यहां पर IFSC की, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स की बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा व्यावसायिक गतिविधि बढ़े, इसके लिए भी सरकार ने मौजूदा जो बजट है उसमें प्रस्ताव रखा है। अब हम बात करते हैं राजकोषीय प्रबंधन की, फिस्कल मैनेजमेंट की। इसके अंतर्गत देखें, जैसा कि हमने पहले क्या देखा कि राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात की गई है। यहां हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह जो योजना है उसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया। मतलब यहां पर यह है कि अगले साल तक के लिए ही जो राज्य हैं वह केंद्र से 50 साल के लिए ऋण ले सकेंगे, जिस पर कि किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यहां पर यह है कि केंद्र सरकार जब यह ऋण देगी तो फिर यह जरूर सही है कि ज्यादातर
ऋण की जो राशि है उसको खर्च करने में राज्य अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा जो शर्तें रखी गई है उस पर खर्च करना पड़ेगा। और ये शर्तें ऐसी है जैसे कि अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, यूनिटी मॉल, तो यूनिटी मॉल की स्थापना पर इस ऋण का एक भाग खर्च करना पड़ेगा। उसके अलावा जो शहर है उस शहर का अगर संधारणीय जो विकास करना है उस पर भी उसको खर्च करना पड़ेगा। जो पुलिस है, पुलिस के भवन निर्माण वगैरह उस पर भी उसको खर्च करना पड़ेगा। इसके सहित और भी उसकी सूची है। साथ ही साथ यहाँ पर यह बात कही गई है कि जो राज्य हैं आखिर उनका राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने यह बात कही है कि हर राज्य की जो अपनी जीडीपी है, जिसे यहां पर कहा गया है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका कितना, इसका 3.5%, ये राजकोषीय घाटा हो सकता है किसका, स्टेट का। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, शर्त यहां पर यह है कि इस 3.5% का 0.5 ये करना पड़ेगा खर्च वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर स्टेट गवर्नमेंट को। और 2022-23 में केंद्र सरकार के अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो उसके अनुमान में संशोधन किया गया है, और यह संशोधन कितना है, 6.4%। ठीक, कि उसके आगे वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 बजट के लिए अनुमान कितना रखा गया है, 5.9%। यह एक बजटीय अनुमान है। और फिर 2025-26 तक इसको 4.5% से कम करने का लक्ष्य है। यह दर्शाता है कि राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत आयकर की, तो इस व्यक्तिगत आयकर के यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में यहां पर बदलाव किया गया है। कैसे, तो जो कर स्लैब की सीमा थी उसको घटाकर क्या कर दिया गया है, 5 कर दिया गया है। और जो कर छूट सीमा है उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 लाख रुपए किया गया है। जैसे आप साफ स्क्रीन पर देख रहे हैं वह यह है कि अगर 3 लाख रुपए तक की किसी की वार्षिक आय है तो उस पर 0 की दर है। अगर 3 से 6 लाख है तो उस पर जो कर की दर है वह 5% है। 6 से 9 लाख पे जो कर की दर है वह 10% है। इसी तरह 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 से ऊपर 30% है। एक चीज हमें यहां पर याद रखने की कि उच्च अधिभार दर मतलब यहां पर सरचार्ज की बात हो रही है, जो पहले 37% था, 37% था, वो घटकर कितने पर आ गया है, 25% पर आ गया है। अब ये जो नई व्यवस्था है, इस नई व्यवस्था से अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि पहले की तुलना में जो आयकरदाता है उनके पास बचत की संभावना ज्यादा हो जाती है, और अगर यह बचत होती है तो यह बचत में से बाजार में एक मांग पैदा होती है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है। अगर अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करें और अगर हम उसे संपूर्ण रूप में देखें तो कस्टम ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, सीमा शुल्क की बात करते हैं, तो यहां पर लगभग यह देखा जा रहा है कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल, उस पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इसका मतलब यहां पर यह है कि हमारे यहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं उनको पहले की तुलना में जो कच्चे माल हैं वह कम दर पर प्राप्त होंगे, उस पर उनकी लागत कम आएगी। यह आर्थिक क्रियाकलाप में तेजी लाने के लिए काफी लाभदायक हो सकता है और यह होता भी है। अब हम बात करते हैं कर प्राप्तियों में रुझान से। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो सकल कर राजस्व का मतलब यहां पर यह है कि हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। उसमें अगर हम यहां पर देखें 2021-22 में 11.4 और 2022-23 में जो संशोधित अनुमान लगाए गए उसमें कितना दिख रहा है, 11.1, और 2023-24 में अगर हम देखें तो यह भी कितना पर है, 11.1 है। एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी, जो यह ग्राफ दिखा रहा है सकल कर राजस्व का, उसमें अगर आप ये देख रहे हैं कि 2022-23 में भी 11.1 और आगे जो वित्तीय वर्ष है उसमें भी 11.1, तो इसका मतलब क्या हम माने कि क्या आर्थिक क्रियाकलाप में सुधार नहीं हो रहा है? बेशक सुधार हो रहा है। हमें यह बात याद रखनी है कि प्रतिशत के मामले में यह भले ही हमें समान दिख रहा हो, लेकिन जब ये संख्यात्मक मान होगा तो संख्यात्मक मान ज्यादा होगा। वह इसलिए क्योंकि 2022-23 की तुलना में 2023-24 में जीडीपी वो ज्यादा प्राप्त होगी, इसीलिए यह प्रतिशत के रूप में भले ही हमें समान दिख रहा है लेकिन संख्यात्मक रूप में यह हमें ज्यादा दिखेगा। उसके अलावा अगर हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो उसमें भी हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि 2022-23 में प्रत्यक्ष कर 6 और 5.1% है जीडीपी का, और अप्रत्यक्ष कर के मामले यहां पर क्या दिख रहा है कि 6 और 5.1% है। इसीलिए चूंकि ये दोनों एक ही हैं, इसीलिए यहां हमें 11.1% और 11.1% है। तो भले ही प्रतिशत के रूप में यह हमें समान दिख रहे हैं लेकिन संख्यात्मक रूप में यह हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं अब उससे आगे की, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है।
अब हम गाते हैं घाटे की प्रवृत्तियों की बात करते हैं, डेफिसिट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि ये जितने भी है वह जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है। जरा राजकोषीय घाटे की देखें आप, क्योंकि बार बार क्या बात हो रही है, राजकोषीय समीकरण की बात हो रही है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं 2021-22 6.4, हम 2022-23 के संशोधित अनुमान की बात कर रहे हैं, वह कितना है 6.4, और 2023-24 में कितने की बात हो रही है 5.9। इसका मतलब यह है कि जो घाटे की प्रवृत्ति वह क्या हो रही है, वह घट रही है। इसका मतलब राजकोषीय समीकरण की स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ यही प्रवृत्ति हमें किस में दिख रही है, रेवेन्यू डेफिसिट में भी दिख रही है, जो 4.1 से 2.9% पर जा रहा है। वही प्राथमिक घाटे में हम क्या देख रहे हैं कि 2022-23 में जो संशोधित अनुमान है वह कितने का है, वह 3% है जीडीपी का, जबकि 2023-24 में जो अनुमान है वह कितने पर है, वह 2.3% पर है। साथ ही साथ अगर हम प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें, तो 2022-23 में यह 2.9 संशोधित अनुमान है, जबकि बजट अनुमान 2023-24 कितना हुआ 1.7%। अब हम बात करते हैं कि केंद्रीय राजस्व और व्यय की, मतलब ये कि रुपया अगर आता है, अगर 1 रुपया आता है तो उसमें किसका कितना अंश होता है, और अगर रुपया 1 रुपया खर्च होता है तो फिर उसमें कितना किसका अंश होता है। तो सामने स्क्रीन पर हम साफ रूप से देख रहे हैं कि जो रुपया आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, उधार और अन्य देयताओं की, वह कितना है 34 पैसे। वही अगर हम आगे बढ़ते हो तो फिर हम क्या देख रहे हैं, जीएसटी और अन्य कर से कितना है 17 पैसे, फिर निगम कर और आयकर इससे बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के घटक है, इसमें बराबर आ रहे हैं दोनों चीजें। और फिर उसके बाद केंद्रीय उत्पाद, और फिर कर भिन्न प्राप्तियां, फिर सीमा शुल्क, और फिर ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां। वही अगर रुपए की हम जाने की बात करें तो फिर कहां सबसे ज्यादा खर्च होता है, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो ब्याज अदायगी है उस पर ज्यादा खर्च हो रहा है, वो कितना है, वह 20 पैसे है। और उसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो राज्यों को दिया जाता है वह 18 पैसे है। फिर केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उस पर 17 पैसे, और उसके अलावा फिर हम देखते हैं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9 पैसे, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9 पैसे। ये दोनों क्या देख रहे हैं हम, ये बराबर है। फिर खर्च हो रहा है डिफेंस पर 8 पैसे, और अन्य व्यय 8 पैसे, ये दोनों बराबर है। और उसके बाद आर्थिक सहायता 7 पैसे, और अंतिम में पेंशन 4 पैसे। ये है कि अगर 1 रुपया आ रहा है तो उसमें किसका कितना अंश है, और अगर खर्च जितने हो रहे हैं उसको 1 रुपये में देखें तो किसमें कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, ये दोनों हमें देख रहे हैं केंद्रीय राजस्व और व्यय से संबंधित इन आंकड़ों के द्वारा। अब जाते जाते हम यहां पर ये देख रहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं, जरा इस पे गौर से देखते हैं। जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार पिछले 9 साल में एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह रही है कि भारत जो दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अब वह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जबकि पीपीपी के मामले में हम, परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर यहां पर आगे देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ लोगों को फायदा मिला है, उनको घरेलू शौचालय का उनके लिए निर्माण किया गया है। आगे फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो एलपीजी कनेक्शन मिला वो लगभग 10 करोड़ लोगों को मिला है। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन के टर्म में अगर हम देखें तो 102 करोड़ लोगों को कोविड टीकाकरण का लाभ मिला है। और फिर पीएम जन धन योजना के अंतर्गत 47.8 मतलब 48 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खुले हैं। और पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना जैसे जो सामाजिक सुरक्षा है उसका फायदा लगभग 47 करोड़ व्यक्तियों को मिला है। और फिर कि किसानों के लिए एक सप्लीमेंट्री इनकम के रूप में, एक पूरक आय के रूप में जो योजना चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि, उसके अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा मिला है और 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद स्थानांतरण हुआ है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह बात कही जा रही है कि पिछले 9 साल में अगर हम देखते हैं, मतलब 2014 से 2022 की इस अवधि में देखते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय में दुगुने से ज्यादा की बढ़त देखी जाती है, जो कितनी है 1.97 लाख रुपए। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बजट 2023-24 के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु थे उस पर हमने एक नजर डाली। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.